आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग संविधान और संविधानवाद पर बातचीत करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यह टॉपिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय वर्ष के दूसरे पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की दूसरी यूनिट में है। अभी तक संविधान और संविधानवाद को लेकर एक खास तरह की कंफ्यूजन रहती है स्नातक के छात्रों में, और कभी कभी तो परास्नातक के छात्रों में भी यह कंफ्यूजन देखी जाती है कि क्या ये दोनों समानार्थी हैं, इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर है। आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे कि संविधान से हम क्या समझते हैं और संविधान किस तरह संविधानवाद से अलग है। संविधानवाद अपने आप में क्या एक नई चीज है या संविधान एक नई चीज है? इसके तमाम सारे आयाम हैं, इस पर आज हम आपसे मुखातिब होंगे। इसके पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, इसके डिटेल्स में जाऊं, मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको वाइब्रेंट बनाने के लिए इस पर डिस्कशंस करें, इसमें अपने सवाल पूछें कमेंट्स में, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच साझा करें। पिछले कुछ वीडियोस में लोगों का रिस्पांस थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है कि वीडियो काफ़ी देर से आया इसलिए भी, या वीडियो के कंटेंट में कुछ कमी रह गई हो इस वजह से भी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तकरीबन पिछले वीडियो को 400-500 लोगों ने, 400 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लगातार तुलनात्मक राजनीति लेक्चर श्रृंखला की वीडियोज को देख रहे हैं, तो इसलिए वीडियोज को बनाना चाहिए। और इसी कड़ी में आज मैं संविधान और संविधानवाद पर एक लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा एडिटिंग और टेक्नोसवी ना हो पाने के कारण मैं बीच में आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें मैं अलग से भी आपको मैटर भेज दूँ, या किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, तो मैं उसे पर्सनली कंटेंट रिटन फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। आज हम लोग संविधान और संविधानवाद पर बातचीत करते हैं कि संविधान से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले संविधान पर आते हैं, फिर संविधानवाद पर। संविधान लिखित अलिखित एक दस्तावेज है। ये नियमों कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को अभिव्यक्त करता है। न केवल अभिव्यक्त करता है बल्कि उस समाज का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा कैसे चले, किन नियमों कानूनों के आधार पर चले, संविधान उन्हीं नियमों और कानूनों का एक तरह से लिखित या अलिखित दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ written or non-written document of any state's political or social system. ओके, ये कि पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम किसी भी समाज के, किसी भी राज्य के किन नियमों कानूनों के आधार पर चलें, यह संविधान बताता है। तो आप यदि प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी इस लेक्चर्स को सुन रहे होंगे तो उन्होंने हम्बुराबी की विधि संहिता के बारे में सुना होगा। हम्बुराबी ने बेबीलोनिया या मेसोपोटामिया, आई थिंक बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में ये हम्बुराबी का कोड ऑफ कंडक्ट था। हम्बुराबी ने, ये बात है तकरीबन तीसरी 3 या 4 हजार ईसा पूर्व की बात मैं आपसे कह रहा हूं, लगभग 3500 ईसा पूर्व की,
जब हम्बुराबी ने पहली बार अपनी विधि संहिता लाई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लाया था कि समाज कैसे चले, राजकाज कैसे चले, इस संदर्भ में कुछ व्यवस्था की। तो जो पुरातन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम्बुराबी की विधि संहिता हो सकता है। इसके अलावा इतिहास के प्रत्येक काल में कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट लिखित या अलिखित फॉर्म में जरूर मौजूद रहा है। जैसे कि पता है हमें, प्राचीन भारत में मनुस्मृत के बहुत पहले, मनुस्मृत जब सूत्र काल में लिखी गई उसके पहले ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका में बहुत सामाजिक, उस समय मौर्य एम्पायर और उसके पहले के वंशों में किस तरह की शासन व्यवस्था थी, किस तरह के नियम कानून थे, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इवन मौर्य एम्पायर के बारे में मेगस्थनीज की इंडिका में बहुत विस्तार से लिखा है कि तमाम सारे अधिकारियों के पदनाम क्या क्या थे, उनके कार्य क्या क्या थे। तो एक व्यवस्था थी वहां पर। ऐसा भी था कि व्यवस्था बना दी गई थी, उस व्यवस्था के बारे में लिखा यात्रियों ने, मेगस्थनी जैसे कि इंडिका में विदेशी यात्री थे, उन्होंने बाद में लिखा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अपने समय की, खासतौर पर मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के समय जो शासन प्रणाली थी उसका विवरण कर रहे थे। तो कभी कभी कुछ लोग बाद में लिखते हैं और कभी कभी कौटिल्य जैसे लोग उसी कंटेम्पररी टाइम में ही लिख रहे थे। तो फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर टू ब्रिटिश एम्पायर एक कोड ऑफ कंडक्ट सरकारों के लिए, सरकार के सभी अंगों के लिए, जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और तमाम सारे अंगों के लिए अलग अलग तरह की कोड ऑफ कंडक्ट तय रहते हैं। उन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट के रिटन और अनरिटन फॉर्म्स को संविधान की संज्ञा दी जाती है। जैसे हम भारतीय संदर्भों के अलावा यदि यूरोपीय संदर्भ की बात करें तो अरिस्टोटल के समय में जो पोलिस स्टेट हुआ करते थे, आपको यह पता होगा कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अरिस्टोटल का टाइम है 4th सेंचुरी बीसी। 4th सेंचुरी बीसी में जो हम कह रहे हैं कि 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, इसका मतलब उस समय देश से तात्पर्य है पोलिस स्टेट से, नगर राज्य, बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिन्हें हम देश की संज्ञा दे रहे हैं। तो उन नगर राज्यों में जो शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट था फॉर द किंग्स एंड किंग्स, जो सबॉर्डिनेट्स थे उन किंग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट प्रचलित था, उसी कोड ऑफ कंडक्ट का अध्ययन अरस्तु ने किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हम उन्हें कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी हम जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर आएंगे तब बताएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन और अनरिटन फॉर्म में बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि यहाँ कौटिल्य के ज़माने से और वहाँ यूरोपीय समाज में अरस्तु के ज़माने से मौजूद रहा है, और हम और पहले हम्बुराबी तक इसकी जड़ें पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने समय की शासन व्यवस्था का मार्गदर्शक है कि कोई भी शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, वह संविधान बताता है। संविधान में यह लिख दिया जाता है कि शासन व्यवस्था किस तरह चलेगी, राजा के क्या कार्य होंगे, राजा के जो सहायक होंगे, मंत्रिपरिषद, उनके क्या कार्य होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से होगी, न्याय व्यवस्था किस तरह से होगी, इवन ग्राम पंचायत तक किस तरह प्रशासन का कार्य होगा। ये सारी चीजें संविधान में लिखी जाती हैं। और ये प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश भारत तक होता रहा है। आपको पता है कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स ने शासन करने के लिए यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की। हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से होते हुए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1792, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833,
चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858, फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, फिर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, फिर 1909 का माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट रिफॉर्म, एंड देन आफ्टर ऑल इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। तो ब्रिटिशर्स ने भी यहां पर शासन करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था बनाई, जिसे हम भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो एक लिखित दस्तावेज था, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स था, जिसके आधार पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था 1857 के पहले 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पर संचालित होती थी, और 1858 के बाद जैसे कि आपको पता है प्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश क्राउन का होने लगा भारत पर। तो संविधान प्रायः वह अपने समय का वह दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था चलती है। शासन के जो अंग हैं उनके अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र का विभाजन संविधान के आधार पर होता है। यानी ये नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, जिसे कभी कभी यह इवॉल्व होता है, कभी कभी यह विकास का परिणाम होता है, ये ऐतिहासिक तौर पर निर्मित होता है, और कभी कभी इसका निर्माण किया जाता है। जैसे भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। भारत का संविधान एक कॉन्स्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक निर्मित संविधान है, जो अब इसके निर्माण में भारत में जो ब्रिटिश व्यवस्था प्रचलित थी उसका भी योगदान था। इसके अलावा उस समय तक 1947 के पहले मौजूद, या आप कह लें कि जब दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो समय है, संविधान सभा का जो समय है, उस समय तक मौजूद दुनिया के लगभग जो कंटेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उन कॉन्स्टिट्यूशन से, उन संविधानों से भारत के संविधान में कुछ ना कुछ अवधारणात्मक रूप से, कॉन्सेप्चुअल रूप में लिया गया। एज इट इज नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट के रूप में वहां से लिया गया। कौन चीजें कहां से ली गई ये फिर कभी हम डिस्कस कर सकते हैं, ये आप जानते भी होंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय तक मौजूद अन्य देशों के संविधान भारत के संविधान के लिए एक तरह से सेकेंडरी डेटा का काम कर रहे थे, जिनसे हम मदद ले रहे थे, जिनसे हम, क्योंकि वे संविधान भी उन राज्यों के शासन व्यवस्थाओं के बारे में थे, और यदि वे किसी शासन व्यवस्था के बारे में थे, तो हम जब अपने यहाँ की शासन व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं संविधान सभा में, तो जाहिर सी बात है उनसे हमें कुछ ना कुछ मदद मिल पाएगी। और हमें सबसे अधिक मदद तो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिली, जिसमें हमने लगभग 270 अनुच्छेद सीधे सीधे उतार लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे यहाँ का जो संसदीय व्यवस्था थी वो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित थी। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रायः इवॉल्व्ड होता है, या कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, यह रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है, लिखित टेक्स्ट नहीं है ब्रिटेन के संविधान का, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि वहां संविधान नहीं है। वहां पे संविधान रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट समय समय पर कुछ कन्वेंशंस पारित करती है। कन्वेंशंस को हिंदी में अभिसमय कहते हैं। वे कन्वेंशंस वहां पर कानून के बतौर कंसीडर की जाती हैं, उन्हें कानून से कम नहीं समझा जाता है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो समय समय पर कन्वेंशंस पारित करती है, वह कन्वेंशंस ब्रिटिश शासन व्यवस्था को एक तरह की दिशा देते हैं। उन्हीं कन्वेंशंस के आधार पर ब्रिटिश शासन प्रणाली में किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है। ठीक, तो अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि संविधान वह कोई ऐसी चीज है जिसमें शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाता हो। यानी ये एक डॉक्यूमेंट है, एक विजन डॉक्यूमेंट हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे एक
स्टेटस को संविधान किसी भी शासन व्यवस्था का स्टेटस को किस तरह बना रहे, किस तरह से वह शासन व्यवस्था आगे बढ़े, चलती रहे, यह कोशिश संविधान के जरिए की जाती है। ठीक, इसमें जैसे कि हमने बताया संविधान सरकार के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, अलग अलग जो अंग हैं, उनके क्या कार्य होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, इसका भी विवरण होता है। इस आधार पर आप संविधान का वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि यह लिखित होता है जैसे कि भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, या अलिखित है जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, यह कठोर संविधान है या नम संविधान जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वहां पर अभी तक बमुश्किल 30 संशोधन हुए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, 30 या 30 के आसपास, और बहुत कम अनुच्छेद वहां के संविधान में है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का 1786 में इंप्लीमेंट हो रहा है, उस समय लागू हो रहा है, और 1786 से लेकर 2020 तक बमुश्किल 30 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान वह एक कठोर, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और भारत का संविधान आप देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर और आज 2020 तक अभी तक बमुश्किल 104, 105, 104 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं 70 सालों में। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक नम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ थोड़ी रिजिडनेस भी है। रिजिडनेस इसलिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो काफ़ी पेचीदा है। वो बहुत आसानी से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो पाता है, उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, उस पर हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझें कि जो संविधान का क्लासिफिकेशन है वो अगर हम करने की कोशिश करें तो लिखित, अलिखित, नम, कठोर, इस तरह से हम संविधान को क्लासिफाई कर सकते हैं। कभी कभी हम शासन प्रणालियों के आधार पर भी संविधान को उसका वर्गीकरण करते हैं, जैसे विकासशील देशों का संविधान, उदारवादी देशों का संविधान, विकसित देशों का संविधान, विकासशील देशों का संविधान, समाजवादी देशों का संविधान। इस आधार पर भी हम संविधान को क्लासिफाई करते हैं कि जैसे जो उदारवादी, विकासशील या जो उदारवादी विचारधारा में यकीन करने वाले देश हैं, उनके यहाँ जो संविधान है उनमें जो जोर होता है वह स्वतंत्रता पर होता है। जो समाजवादी देश हैं उनके यहाँ जो संविधान है उसमें जो जोर होता है वह समानता पर होता है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत का संविधान जो है वो एक मध्यमार्गी रास्ता अपनाता है, और भारत के संविधान में खास तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उदारवादी मूल्यों को भी जगह दी गई है। उदारवादी राज्य की स्थापना संबंधित प्रावधान भी हैं और समाजवादी राज्य की स्थापना से संबंधित प्रावधान भी हैं। उन मूल्यों को भी भारत के संविधान में जगह दी गई है। और भारत का जो स्वदेशी मूल्य थे, खास तौर पर गांधीवादी मूल्यों को भी भारत के संविधान में जगह दी गई है। तो भारत का संविधान एक बीच का रास्ता अपनाता है जो किसी भी तरफ झुकाव नहीं रखता कि वह लिबरल धड़े में केवल झुकाव रखता है कि वह साम्यवादी धड़े में केवल झुकाव रखता है, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान वह बीच का रास्ता अपनाते हुए सभी धाराओं को एक अपने में समाहित करता है और एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। तो इस आधार पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं संविधान को कि वह उसका जो आइडियोलॉजिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वह किस तरह का है। वह उदारवादी है कि वह मार्क्सवादी है कि वह समाजवादी है कि वह गांधीवादी है। इस आधार पर भी आप किसी देश के संविधान का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बात आती है संविधानवाद की। संविधानवाद की जब हम बात करते हैं तो यह लिखित दस्तावेज नहीं है। अभी तक हमने जो बातें संविधान के संदर्भ में की, अब वे बातें हम कुछ देर के लिए भूल जाएं। जब हम बात संविधानवाद की कर रहे हैं तो संविधानवाद
ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यह उस विचार का नाम है कि किसी भी देश की जो शासन प्रणाली है वह कुछ नियमों कानूनों के आधार पर चले। जरूरी नहीं है कि उसको लिखा ही जाए। और वे नियम कानून भी कैसे हों? वे नियम कानून रूल ऑफ लॉ में यकीन करने वाले हों। वे नियम कानून लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में यकीन करने वाले हों। लिमिटेड गवर्नमेंट से क्या तात्पर्य है? सीमित सरकार, जिसकी बात जॉन लॉक कर रहे हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट से यह तात्पर्य है कि ऐसी सरकार जो रूल ऑफ लॉ में यकीन करे, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, यानी सरकार के अंगों में शक्तियों का विभाजन हो, कार्यों का विभाजन हो, पृथक्करण हो शक्तियों का, जो चेक और बैलेंस के सिद्धांत पर काम करे, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जिसे चौथा खंभा लोकतंत्र का कहते हैं, प्रेस, मीडिया, वो सभी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करें और एक तरह से जुडिशियल फ्रीडम हो, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी हो, या इस तरह की और चीजें हो जो मानव के विकास को सुनिश्चित करती हो। खासतौर पर जॉन लॉकियन अगर एग्जाम्पल्स लें तो राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी के राइट्स को बहुत सारे देश के संविधान, खासतौर पर भारतीय संविधान में बाद में फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी कई सारे दुनिया के कई सारे देशों में ये है। खासतौर पर जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए, वहां पर जो हॉब्स की राइट टू फिजिकल सिक्योरिटी थी, आत्मरक्षा का अधिकार था, वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में उसे आज भी जगह दी गई है। और वहां पर आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना एक संवैधानिक अधिकार है। और वहां अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गया है, एक जो अभिव्यक्त की आजादी है उस पर बंदिशें वहां बिल्कुल नहीं है अमेरिकी संविधान में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि संविधानवाद जो है वो एक मूल्यगत अवधारणा है। वह किसी भी समाज के मूल्य क्या है, वह समाज, वहां की शासन प्रणाली किस तरफ जाना चाहती है, ये बताते हैं। उसके कुछ अनिवार्य तत्व हैं। उन अनिवार्य तत्वों में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सब आती हैं। यानी फ्रीडम, यानी इक्वालिटी, यानी जस्टिस, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये सारी चीज, रिलीजियस फ्रीडम, इस तरह की चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हिस्सा है, संविधानवाद का हिस्सा है। कभी कभी होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि जहां पर संविधान हो वहां पर संविधानवाद भी हो। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे सैनिक देशों में, बहुत सारे फांसीवादी देशों में, जहां पर मिलिट्री सिस्टम होता है, वहां संविधान तो होता है। उदाहरण के तौर पर हिटलर, मुसोलिनी, इन सब जगहों, इन सब देशों में भी, हिटलर और मुसोलिनी के इटली और जर्मनी में भी संविधान तो था, लेकिन संविधानवाद नहीं था। क्योंकि जैसे ही संविधानवाद आएगा, संविधानवाद बात करेगा किसकी? रूल ऑफ लॉ की, पर्सनल लिबर्टी की, सेपरेशन ऑफ पावर्स की, चेक एंड बैलेंस की, उसकी बात करेगा। लेकिन जो फांसीवादी देश थे वहां पर संविधान ही इस तरह बना दिया गया कि जो फांसीवादी शासन प्रणाली थी, वह शासन प्रणाली वहां के संविधान के जरिए वैध ठहराई जा रही थी। तो बहुत सारे देशों में संविधान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां संविधानवाद हो। लेकिन ऐसे भी देश हैं जहां संविधानवाद होता है और संविधान नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया ब्रिटेन का। ब्रिटेन में देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया कि वहां पर कन्वेंशंस हैं, वे कन्वेंशंस लॉज की तरह यूज होती हैं। लॉज, जितना लॉज, कानून का जितना महत्व होता है, उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस ब्रिटिश शासन प्रणाली में है। लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्ट करता है, वहां पर संविधानवाद एग्जिस्ट करता है, वहां पर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, वहां पर
एक ऐसी शासन प्रणाली एग्जिस्ट करती है जो नियमों कानूनों के आधार पर चलती है। भले भी नियम कानून लिखे न गए हों, उनके लिए अलग अलग कन्वेंशंस, उनके लिए जो ट्रेडिशंस हैं उसे फॉलो किया गया हो। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो संविधानवाद है वो एक तरह के विचारधारा का प्रतीक है, सिंबल ऑफ आइडियोलॉजी। ये संविधानवाद एक तरह से समाज का साध्य है, एंड ऑफ सोसाइटी, एंड ऑफ स्टेट। एंड ऑफ स्टेट मतलब राज्य का साध्य, राज्य की समाप्ति वाला एंड नहीं, एंड यानी साध्य, यानी ये किसी भी शासन प्रणाली का साध्य है। हम अपने शासन प्रणाली के माध्यम से अपने राज्य को, अपने समाज को कहां ले जाना चाहते हैं, संविधानवाद उसका प्रतीक है। संविधानवाद विकास का भी प्रतीक है, अतीत से निकलकर जो आया है उसका भी। और संविधानवाद जब हम साध्य कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ संविधानवाद भविष्य का भी प्रतीक है, यानी हम अपने समाज को, अपने राज्य को उसकी शासन व्यवस्था के जरिए कहां ले जाना चाहते हैं, इसका प्रतीक है संविधानवाद। जबकि संविधान वह निश्चित है, फिक्स्ड है, उसका निर्माण होता है एक निश्चित समय में, वह एक तरह से साधन है, मीन्स है। उस शासन प्रणाली, जो भी शासन प्रणाली किसी भी राज्य में हो, उस शासन प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए संविधान एक तरह का साधन है, मीन्स है। और वह मीन्स जा सकता है एंड तक, यानी संविधानवाद की अवधारणा तक जा सकता है, लेकिन उसके कुछ मूलभूत लक्षण होने चाहिए। यानी वह संविधान रूल ऑफ लॉ में यकीन करता हो, वह संविधान सेपरेशन ऑफ पावर में यकीन रखता हो, वह संविधान लिमिटेड गवर्नमेंट में यकीन रखता हो, वह संविधान चेक एंड बैलेंस में यकीन रखता हो, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, राइट्स हो, यानी लोगों के अधिकार उसमें हो, तब उस देश का संविधान भी संविधानवाद के अंतर्गत आने लगता है। ठीक, तो असल में जो संविधानवाद है वह किसी राज्य की राजनीतिक शक्ति पर पाबंदियां लगाता है। इट लिमिट्स द पॉलिटिकल पावर्स ऑफ एनी स्टेट। किसी भी राज्य की जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनमें एक तरह से उन्हें लिमिट करता है, उन्हें आर्बिट्रेरीनेस नहीं आती है उनमें, उन शक्तियों का मनमाना उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए संविधानवाद जरूरी है, क्योंकि संविधानवाद बताता है कि किसी भी राज्य के किसी भी अंग, जो स्टेट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसके विभिन्न अंगों के क्या काम है, उनकी सीमाएं क्या हैं, ये संविधानवाद तय कर देता है। ठीक, अब इस आधार पर संविधानवाद की इतनी समझ बनाने के बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस पर यदि जाएं तो हम 3 तरह के संविधानवाद पाते हैं: लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लिबरल संविधानवाद में उदारवादी संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद, 3 तरह के संविधानवाद हम पाते हैं, जिनके अंतर्गत जो है अलग अलग तरह के संविधान प्रचलित हैं। लिबरल जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उनमें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इस सब का नोशन रहता है। ठीक, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ, liberal constitutional believes in division and separation of political power, liberal constitution believes in free and independent judiciary, liberal constitution वो न्यायपालिका की स्वायत्तता की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन सत्य के पृथक्करण और सत्य के विभाजन की बात करता है। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो उदारवादी संविधानवाद के आधार पर जितने
आज के डेवलपिंग कंट्रीज हैं या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिन्हें हम कहते हैं, या कह सकते हैं आप अमेरिकी धड़े, पश्चिमी जो दुनिया के देश हैं, उनमें ज्यादातर देशों का जो संविधानवाद है वो इसी संविधान के अंतर्गत, इसी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है संविधानवाद के। और भारत को भी मूलतः इसी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भीतर रखते हैं। हालांकि भारत के संविधानवाद में, भारत जिस संविधानवाद के अंतर्गत आता है उसमें डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। दूसरी तरफ आप कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखिए। कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सामाजिक जीवन पर जो आर्थिक आयाम है, इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है, उसका एक तरह से डोमिनेंस रहता है, यानी समाज में एक आर्थिक समानता हो। कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये चाहता है। तो कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिबर्टी पर ज्यादा फोकस ना करके इक्वालिटी पर ज्यादा फोकस करता है। इसके अलावा ये आर्थिक शक्ति को, यहां पर आर्थिक जो इकोनॉमिक पावर है वो हमेशा पॉलिटिकल पावर के ऊपर होती है, यानी इकोनॉमिक पावर डिटरमाइंस पॉलिटिकल पावर। जो कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी ये मूल अवधारणा है कि वहां के समाज में एक पैरिटी हो, वहां पर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, वहां पर इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क हो। इस तरह के जो आर्थिक समानता है वो लाने की कोशिश की जाती है। यानी कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक तरह से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, और फिर वह अंत में एक ऐसे समाज की बात करता है जहां पर किसी भी तरह के स्टेट की किसी भी तरह की ओनरशिप ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, एक ऐसा समाज हो जो स्टेट लेस हो, जिसे मार्क्स कम्युनिज्म की संज्ञा देते हैं। ठीक। और डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आप देखेंगे कि अभी यहाँ इन देशों के जो विकासशील देशों का संविधानवाद है, इन देशों का संविधानवाद अभी कुछ फिक्स नहीं है। ये इवोल्यूशनरी और डेवलपिंग फेज में है। इनमें कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। यहाँ का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये अभी अपने ट्रेडिशनल फेज में है, इवोल्यूशनरी फेज में है, और इसकी जो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये मिक्स्ड इन नेचर है। जैसे कि हमने बताया भारत का जो संविधानवाद है उसमें लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, और कुछ इंडिजिनस चीजें भी हैं, खासतौर पर गांधीयन वैल्यूज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा सोशलिस्ट वैल्यूज हैं, लिबरल वैल्यूज हैं। तो जो ये डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इसी तरह का भारत का संविधान जिस संविधानवाद के अंतर्गत आता है, उसी तरह और भी कई सारे डेवलपिंग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिसमें एक मिक्स्ड इन नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें एक तरह के मिश्रित प्रकृति है उनकी। इसके अलावा जो कुछ और चीजें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो एक तरह से आप क्रिटिक्स कर सकते हैं, जिसे कि ये डिमेरिट्स जिसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, जब फ्रीडम की बात करेगा, तो ये ऐसी स्थिति में जब वॉर हो, जब इंटरनल इमरजेंसी हो, जब सोशल क्राइसिस हो, उन सब ऐसी स्थितियों में ये बहुत काम नहीं करता है। और जब ये इनफेक्टिव होता है तो ऐसे ही समय में किसी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी का और किसी डिक्टेटर के उभरने की संभावना अधिक रहती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधानवाद जब फेल हो जाता है तब किसी भी देश का संविधान एक फासिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक टोटलिटेरियनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। आज किसी भी देश का संविधान, यदि वहां पर रूल ऑफ लॉ ना हो, यदि वहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम ना हो, यदि वहां पर
इंडिपेंडेंट और फ्री जुडिशरी ना हो, तो वहां के देश के संविधानवाद की अवधारणा एक तरह से फेल हो चुकी होती है और वहां के संविधान को अथॉरिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, वहां के स्टेट को अथॉरिटेटिव स्टेट या डिक्टेटर स्टेट बनने में कोई देर नहीं होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये अंतर है संविधान और संविधानवाद में। संविधानवाद विचारधारा का, मूल्यों का प्रतीक है, उसके कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो किसी भी विकासशील, किसी भी उदारवादी संविधान में होने चाहिए, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी भी देश का संविधान संविधानवाद के जो मूल्य हैं, संविधानवाद के जो अभिलक्षण हैं, उसको अपनाए ही। ठीक, तो ये अंतर है दोनों में। एक तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यदि उदारवादी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमें चाहिए हो अपने राज्य में। यानी किसी भी देश में लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम तभी हो सकता है जहां संविधानवाद भी हो और उस संविधानवाद के मूल्यों के तहत संविधान भी बना हो। जहां पर यह नहीं होता है वहां पर मिलिट्री शासन हो सकता है, मिलिट्री गवर्नमेंट हो सकती है, फासिस्ट गवर्नमेंट हो सकती है। तो यह संविधान और संविधानवाद, आज के लेक्चर में हमने इतनी बात की संविधान और संविधानवाद पर। आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कोई सवाल हो तो वो पूछें। इसके साथ मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस लेक्चर को फैलाएं, साझा करें एक दूसरे से। आप सभी अपने स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक, सोशल मीडिया पर, इंस्टा या तमाम जगहों पर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे ये श्रृंखला आगे भी चलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।